देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। भैया आपने नारे देखे, उनकी भाषा देखी, शुभेंदु अधिकारी के पिछले जीतने के बाद उसने कहा, हिंदुओं का नाम दिया, सारा का सारा उनका नैरेटिव हिंदू के ऊपर बेस्ड था। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार। तो उसके बाद देखो, जैसे सयानी घोष इतनी बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट प्रचारक थी, सबसे ज्यादा रश उसको मिलते थे, वो भी अपने गाने में कह रही थी, काबा मेरे सीने में, मसीह मेरे जीने में, ऐसा कुछ गाना गा रहे थे। उसका बड़ा वायरल हुआ था वो गाना। तो उस गाने को बीजेपी वालों ने बहुत यूज किया। जो आरजी कार हॉस्पिटल का किस्सा है, लोग शायद उसको भुला नहीं पाए, उसकी वजह से बड़ा परिवर्तन। कैलकाटा सिटी जहां बिल्कुल टोटल गढ़ था उनका, वहां से सफाया हो गया उसका। कुछ है, कुछ कहते हैं बेईमानी हुई है, कोई कहते हैं SIR की वजह से हुआ है, उसके अलग इंटरप्रिटेशन है। हार तो हार है आपकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार की एक फेसबुक पोस्ट से। एक ऐसी पोस्ट जिसने सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति, नैतिकता और सत्ता की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अभिरंजन कुमार लिखते हैं, हम सबने कांग्रेस को बहुत भ्रष्ट कहा, लेकिन कांग्रेस के दौर में जिन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल तक भेजा गया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, वही बाद में सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बना दिए जाते हैं। और फिर वो पश्चिम बंगाल की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं, आज बंगाल का मुख्यमंत्री भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिस पर कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यानी सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, सवाल है राजनीति के बदलते चरित्र का। क्या अब भ्रष्टाचार आरोप नहीं, योग्यता बन चुका है? क्या विचारधारा अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है? और क्या जनता की याददाश्त को इतना कमज़ोर मान लिया गया है कि कल जिसके खिलाफ मंच से भाषण दिए गए, आज उसी को सत्ता का चेहरा बना दिया जाए? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े यू टर्न की। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी की राजनीति की। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बीजेपी के सबसे ताकतवर बंगाली चेहरे बनने तक की। और समझेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या बदला कि टाटा विरोध से निकला नेता आज मोदी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। शुभेंदु अधिकारी नैनो के विरोध से मोदी के साथ सत्ता तक, बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न। बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुभेंदु अधिकारी और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इनका एक्चुअली में एक वीडियो मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जहां पर ये पैसे लेते हुए पकड़े गए और इस वीडियो को बीजेपी ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। 5 लाख रुपीस। असल में बात क्या है कि ये 5 साल पहले तक ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में ही थे और इसलिए नरेंद्र मोदी के भी ऐसे वीडियोस मौजूद है जहां पर ये पब्लिक में शुभेंदु अधिकारी का मजाक बना रहे हैं, रिश्वतखोर कह रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। आगे की कहानी वही है जो पूरे देश में हो रही है। ईडी सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी पर रेड करी, इन्हें खतरा था कि ये जेल चले जाएंगे तो इन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद सारे केसेस को रफा दफा कर दिया गया। बीजेपी ने यूट्यूब चैनल से ये वीडियो डिलीट कर लिया और नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को थूक कर चाट लिया। ओह माय गॉड। बाय द वे, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की भी यही कहानी है। पहले वो कांग्रेस में थे, सीबीआई ने उन पर रेड करी, शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप लगाया गया। ये आर्टिकल देखो अगस्त 2014 का, और कुछ ही महीने बाद पार्टी बदलकर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और सारे केसेस भुला दिए जाते हैं। पूरे देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया। मैं तो कहता हूं जितने भी गुंडे, क्रिमिनल, बदमाश घूम रहे हैं भाई, सब जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। अरे दाऊद इब्राहिम भाई, तू भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, अंधभक्त तुझे भी अपना नया पापा बना लेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नाम पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से उभरा, शुभेंदु अधिकारी।
वही शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने कभी टाटा की नैनो परियोजना के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनकर ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, और वही शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन चुके हैं। भैया आपने नारे देखे, उनकी भाषा देखी। शुवेंदु अधिकारी के पिछले जीतने के बाद उसने कहा, हिंदुओं का नाम लिया, सारा का सारा उनका नैरेटिव हिंदू के ऊपर बेस्ड था। तो जितने भी आपने नाम लिए उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, जिनकी वजह से ये वहां पर कैसे लग रहा कि बंगाल में हिंदुत्व तो आ सकता था कि नहीं आ सकता था। परंतु देखिए, मोदी और शाह की बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। उन चुनाव की डेट फिक्स करने से लेकर के काउंटी का दिन और स्वेरिंग का दिन ऐसा चुना जिसमें वहां के बंगाल के आइकॉन्स के साथ जोड़ा जा सके। आप देखिए, सबसे आखिर में बंगाल में चुनाव कराया, 29 अप्रैल को चुनाव वहां पर खत्म हुआ और 5 दिन बाद रखा, 4 तारीख को गिनती होगी 4 दिन बाद, जिस दिन श्यामा मुखर्जी का जन्मतिथि है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को बताया होगा भाई इसी दिन करना है, और बीजेपी को ये पूरा था कि हम जीतेंगे, उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम बर्थडे गिफ्ट देंगे। ये बंगाल जहां से आप सबसे पहले जीत करके आए थे जनसंघ के नाम पर, उस स्टेट को हम आपको समर्पण कर रहे हैं, आपकी स्मृति में समर्पण कर रहे हैं। 4 मई का डेट फिक्स किया गया था। अब लोग आप बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद देखिए 9 तारीख को क्यों रखी काउंटिंग। 9 तारीख की काउंटिंग इसलिए रखी, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। तो जोड़ना, हर आइकॉन के साथ हर चीज देखते हैं कि वहां पर सिंबॉलिक है। अगर सिंबलिज्म को देख कर चले तो आज सिंबलिज्म में सब महान था। शुवेंदु अधिकारी ने भगवा कुर्ता पहन लिया, धोती पहन करके स्वेरिंग करने के लिए गए, वो भी सिंबलिज्म था। अपने घर से निकले, और मोदी जी पहली बार जिस मोटर रथ में निकले वो भी सब भगवा था। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? नोटिस किया जी। भगवा रथ था, उसके अंदर शुवेंदु अधिकारी पीला कुर्ता पहने हुए अपने साथ चल रहे थे। स्टेज पर रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी, उसको देखा होगा आपने। और उससे पहले सबसे बड़ी बात है, लेफ्टिनेंट वहां के गवर्नर RN रवि, जिन्होंने कभी वहां मद्रास में रहते हुए वहां की लोकल ड्रेस देखे हुए मैंने पहने हुए देखा नहीं, वो आज रविंद्रनाथ टैगोर की पूजा करते हुए उसी भगवे कुर्ते में थे। उनकी पत्नी भी भगवा थी। तो ये दिखा रहे थे कि हमने पूरा का पूरा, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें जो कलकत्ता पे कब्जा किया था, वैसे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी के लास्ट में उन्होंने किला फतवा किया था। उसके बाद पहली बार विजय हुई है कि वहां पर किसी बाहर के आकर के लोगों ने, जिनको आपने बाहर का कि बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर, जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, पहली कैपिटल कोलकाता बनाई थी उन्होंने, बीजेपी ने दिखा दिया कि हम भी जीत करके आ गए हैं। तो इसलिए ये कलकत्ता के अंदर केवल ये हार नहीं थी किसी चीज की, ये एक रेस्टोरेशन जो बीजेपी क्लेम करती है, रेनेसां हुआ है वहां पर, एक कल्चर रेनेसां होके जो बंगाली भूल गए थे कि जो वो एक हिंदुत्व वहां पर खड़ा किया गया, तो राष्ट्रीयता वहां पर खड़ी की। अब सुभाष चंद्र बोस है, वो नेशनलिस्ट माने जाते हैं। आपने नाम लिया, वो रैशनलिस्ट थे, वो हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं थे, उनको हिंदुओं की कोई रीतियों पसंद थी, आर्य समाज के थे, जैसे कह सकते हैं आप उनको। उसके बाद समाज बुश लीजिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर को लीजिए, विवेकानंद देख लीजिए, वो बंगाली से, और महर्षि भी वहां पर हुए, कल्चरल, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया। तो बंगाल की हिस्ट्री तो ये बताती है, जो बीजेपी ने इसका प्रयोग किया कि इन लोगों को वहां से मार्क्सिस्ट, पहले कांग्रेस और मार्क्सिस्ट, उसका टीएमसी, जो बंगाल के बड़े लोग हैं जिन्होंने वहां की आइडेंटिटी बनाई, जिनके को नोबेल प्राइज मिला, जो वर्ल्ड की रिलीजियसली पार्लियामेंट में जाके एड्रेस किया, उनको ओन नहीं किया, बल्कि स्टालिन को किया, लेनिन को किया, या किसी नेहरू को किया, किसी और को किया। तो बीजेपी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन के बाद वहां पर लगा कि बंगालियों की अपनी हिंदू आइडेंटिटी भी खत्म होने वाली है, एक डर पैदा कर दिया उन्होंने। सवाल यह है, आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या बदला कि टाटा गो बैक की राजनीति करने वाला नेता आज मोदी और बीजेपी की सबसे मजबूत आवाज बन गया? क्या ये सिर्फ एक नेता का राजनीतिक परिवर्तन है, या फिर बंगाल के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की पूरी कहानी? आइए विस्तार से समझते हैं बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा फॉर्मूला, जिसकी हवा उसी का साथ। भारतीय राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर विरोध नहीं कर सकते तो साथ जुड़ जाओ। और बंगाल की राजनीति शायद इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी वामपंथी कैडर बड़ी संख्या में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में गए, और वही कार्यकर्ता धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ने लगे। 2019 लोकसभा चुनाव, 2021 विधानसभा चुनाव, और फिर
2024 के बाद बंगाल में बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। ऐसे माहौल में शुवेंदु अधिकारी ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ममता के सबसे भरोसेमंद नेता से बीजेपी का चेहरा बनने तक शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। उनका परिवार तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में बेहद ताकतवर माना जाता था। पिता शिशिर अधिकारी सांसद रहे, भाई भी राजनीति में प्रभावशाली रहे। पूरा अधिकारी परिवार पूर्वी मिदनापुर की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखता था। लेकिन नवंबर 2020 में अचानक शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही दिनों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। यहीं से बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ आया। देखो, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की बात आती है, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरी की बात आती है, वहां पर एक एक करके कि गुजरात से शुरू, गुजरात एक पाठशाला है जहां पर 40 साल से लगभग होने वाले हैं, बीजेपी को हो जाएंगे 35 साल हो गए, यहाँ बीजेपी की सरकार में पड़ी है, कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना साथ मिलकर किया कि शिवसेना कट्टर हिंदू थी, उसका मिलकर के वहां पर महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद दंगे होते थे। गुजरात का रिकॉर्ड है, गुजरात में इतने दंगे होते थे पहले, आपने देखा होगा 1990 से पहले सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदू दंगे गुजरात में होते थे। अब पिछले 30 साल में मैंने जितना बड़ा 2002 में जो इतनी घटिया घटनाएं हुई वहां पर, उसके बाद वहां पर शांति है, और जो भी कह सकते जैसी भी है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एंटी मुस्लिम था, वेस्ट में जो था, असम में उसके अंदर सबसे ज्यादा हुआ। बांग्लादेश बनने के बाद असम की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी जो है बदलने की कोशिश हुई, बीजेपी ये डर पैदा कर दिया। आपने देखा होगा जब वहां पर असम गण परिषद आई थी, वो भी एंटी मुस्लिम के ऊपर आई थी। सबसे पहले तो वही आए थे असम वाले बच्चे लोग, वो हार के दूसरी बार दूसरी है। तो जब असम गण परिषद पड़ रही थी एंटी मुस्लिम के नाम पर कि बांग्लादेशी हमारे लोगों को कब्जा कर रहे हैं, उसी का फायदा बीजेपी ने आगे उठाया। और कांग्रेस उस चक्कर में डिफेंसिव की मुस्लिम को डिफेंड करना है, भारतीय को डिफेंड करिए। जो भारतीय मुसलमान हैं, जो भारत के ओरिजिनल मुसलमान हैं, उनको आप डिफेंड करिए, बजाय मुसलमान कहने के लिए कि भारतीय कोई भी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब भारतीय हैं। तो उस बात का फायदा बीजेपी ने उठाया। तो उड़ीसा में क्रिश्चियन मिशनरी थे, स्टैंड का कत्ल हुआ, मारा गया, उनके बाद वो मंत्री केंद्र में बन गए, जिसके ऊपर चार्जशीट लगी थी, धरने में बैठ के गए थे। आज भी जो आज मिनिस्टर एक बना है, जिसने प्रशासनिक जो क्या वासनिक क्या जो प्रशासनिक क्या नाम, फेमस आदमी है अपने इलाके में, प्रमाणिक, हाँ प्रमाणिक, वो फेमस आदमी है अपने इलाके में, किस तरह के काम करता है सबको पता है ये बात की। तो ये कहते हैं कि कल्चर आइडेंटिटी अब ये मानना पड़ेगा। जैसे अडवाणी ने सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म का कॉइन किया एक नारा, उसके बाद लोगों ने सेकुलरिज्म वर्ड का नाम लेना बंद कर दिया। इंडिया इज सेकुलर कंट्री, अब कोई बोलता नहीं है, लिबरल भी नहीं बोलते, तो सेकुलरिज्म को बदनाम कर दिया। इसी तरह उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार उनको लगा कि ममता बनर्जी जो है 15 साल के अंदर एकदम टोटल वही स्टैंड लेने लग गई जो मार्क्सिस्ट लेते थे। सारे मार्क्सिस्ट के जितने एंटी सोशल एलिमेंट थे वहां आ गए, वहां पर एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, वहां पर नोवा जैसे आपने देखा वहां पर हुआ था, इतने सारे कस्ते हुए हैं वहां पर। तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो गई, महिलाएं उसके साथ थी, वर्कर उसके साथ अभी भी बहुत ज्यादा है। परंतु जब नैरेटिव की बात हुई तो अपने आप को एंटी हिंदू एक लेबल उनके ऊपर जो चिपक गया था, उसको हटाने में विफल रही। और बीजेपी ने 10 साल में जुड़ करके काम किया, आइडेंटिफाई किया। देखो सिंपैथी कैसे करते हैं आप ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं, इसकी बेटी का मार दिया गया, किसी जगह किसी और को वोट दिया जिसको मार दिया गया। छोटे छोटे लोग जिनके पास पैसा, जो भी झोपड़ी में रहते थे। तो आप बीजेपी ने न केवल की बात की, बल्कि ये भी दिखा कि जो आप लोग टेरर कर रहे हैं, आर्सन कर रहे हैं, जो मार रहे हैं लोगों को, उनके विक्टिम को भी आपके साथ जोड़ा, बिजनेसमैन को जोड़ा कि आपके बिजनेस एक्सटॉर्शन होता है, बिजनेस छोड़ के चले गए। तो हर सेक्शन के आदमी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और ममता जो है सिर्फ अपने अंदर ही लगी, पार्टी के अंदर काम अच्छा किया, कई सेक्टर में अच्छा काम किया, उसने एग्रीकल्चर में अच्छा काम किया है, परंतु ओवरऑल पर कैपिटा इनकम उनकी बाकी नेशनल के मुकाबले में पहले 115% होती थी नेशनल की, अब जाके 85% हो गई है। तो वो इकोनॉमिक में कहीं फेल हो गई, सोशल फैब्रिक में कहीं फेल हो गई। तो हिंदुत्व जो है एक तरह से वो बन गया जोड़ने, ग्लू का काम, फेविकोल बन गया जैसे कह सकते हैं, पॉलिटिकल फेविकोल बन गया हिंदुइज्म। तो सब जो यूपी में जो हुआ था, सब बैकवर्ड हिंदू बन गए, सब दलित हिंदू बन गए। तो सब ने अपनी जात भूल करके हिंदू बन करके किसको हराना है। ये वोट जो है हिंदुत्व के लिए है, एंटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए है। और कल्चरल आइडेंटिटी जो बंगाली अपने आप को बहुत कहते हैं, मैं तो कहता बंगाली अपने आप को कोकोनट है। आपने कोकोनट सुना है ना वर्ड?
बंगाली से कोकोनट, बाहर से ब्राउन अंदर से व्हाइट। तो अंग्रेज अंदर से हैं वो, तो उनको लगता है कि हम बहादुर लोग हैं, ये हैं वो हैं। तो इस तरह से उसका फायदा बीजेपी ने उठाया कि बीजेपी के लोग अभी तक कहते थे हिंदी भाषी है, हिंदू है, वो हिंदी भाषी खत्म हो गई। उड़िया भी उनके साथ, असमिया भी उनके साथ, बंगाली भी उनके साथ, गुजराती भी उनके साथ, मराठी भी उनके साथ, कर्नाटका भी उनके साथ जीत गया, सबसे पहले वहां वेस्ट में जीते। तो अब आप कहते हैं उन्होंने इस तरह से आरएसएस का प्रयोग किया, क्योंकि आरएसएस ने सारे जगह काम किए, उनकी 57,000 शाखाएं लगती हैं हर प्रदेश, हर क्षेत्र के अंदर, तो सत्ताओं के माध्यम से कुछ ना कुछ वर्कर खड़े किए। नंदीग्राम आंदोलन, जिसने शुवेंदु अधिकारी को बनाया बड़ा नेता। जी हाँ, शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद सबसे ज़्यादा बड़ा नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2006-2008 के बीच टाटा की नैनो परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हुआ। वाम मोर्चा सरकार चाहती थी कि उद्योग आए, फैक्ट्री लगे, निवेश बढ़े, लेकिन किसानों और बटाईदारों का बड़ा वर्ग ज़मीन देने के खिलाफ था। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी इस आंदोलन का चेहरा बन गए। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के बंगाल की राजनीति बदल गई। जब बीजेपी जीत के बाद काली जय काली, और उसके बाद फिश लेकर घूमना, काली की पूजा करना, श्री राम करना। पर एक बात मेरे समझ नहीं आती कि हिंदुत्व हिंदुस्तान का कौन सा है? श्री राम जो है, रामचंद्र महाराज जो हैं, वो क्या वो सारे हिंदू सिर्फ यूपी के हैं, बिहार के हैं या किसी और के हैं? वो तो हिंदुओं के हैं जो भी है श्री राम है। अब सवाल ये कि रामराज तो देना ही पड़ेगा ना आपको वहां पर जाकर के, जो भी है, जिस तरह का रामराज डेफिनेशन डिपेंड करती है। तो हिंदुत्व को आप ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं दे सकते कि गुजरात से शुरू हुआ तो आपको ये तो नहीं कहता यूपी का हिंदुत्व है, बिहार में था ही नहीं हिंदुत्व। वहां पर जेडीएस जनता दल काफी था, बीजेपी पहली बार बना है, आरएसएस के लोग थे, झारखंड के अंदर शुरू हुआ, आरएसएस का बहुत काम होता है क्योंकि क्रिश्चियन थे वहां पर सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर वो क्रिश्चियन बेल्ट मानी जाती थी, वहां पर आरएसएस ने बहुत काम किया। तो उस बेल्ट की वजह से जो हिंदुत्व जो वर्ड है उसको आप डिफाइन नहीं करते थे ज्योग्राफी की वजह से। अब वेस्ट बंगालियों को लगा कि जो हो रहा है, मैंने पहले कहा रीजन क्या है हिंदुत्व का? हिंदुत्व का रीजन है एक्शन टू रिएक्शन। रिएक्शन हुआ मुसलमानों को अपीजमेंट का। वेस्ट बंगाल में लगा कि वेस्ट बंगाल डोमिनेट करता है, जितने भी माफिया के लोग हैं वो ज्यादातर उन्हीं के यहाँ से आता है ना, कि हिंदू माफिया बहुत बड़ा है वहां पर। परंतु ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि टेररिज्म वेस्ट बंगाल जैसे जैसे कि मुस्लिम को जोड़ते चले गए, और ममता दीदी या कांग्रेस या सीपीएम वालों ने उसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं की, वो फेल हो गए कि हिंदू केवल मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, वो बांग्लादेश से आने वाले टेररिस्ट अलग हैं, बंगाल में रहने वाले मुस्लिम अलग हैं, दोनों में मतभेद है। बताना चाहिए था उनको कौन से हैं, वो नहीं कर पाए। 34 साल बाद पुरानी लेफ्ट सरकार की जड़ें हिल गई और आखिरकार 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा यू टर्न। राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही होता है कि यहाँ स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। जिस नैनो परियोजना का विरोध कर शुवेंदु अधिकारी बड़े नेता बने, बाद में वही शुवेंदु अधिकारी रतन टाटा की तारीफ करते दिखाई दिए। रतन टाटा के निधन के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल से नैनो परियोजना का जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। यानी कभी टाटा विरोध की राजनीति अब उद्योग समर्थक राजनीति में बदल चुकी थी। बीजेपी आखिर बंगाल में मजबूत कैसे हुई, ये सवाल सबके मन में है। आज इसका ये जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। एक समय ऐसा था जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेना भी मुश्किल था। बात 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया, लेकिन दशकों तक बंगाल में दक्षिणपंथी राजनीति कमज़ोर रही। फिर सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हो गई। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण वामपंथ का कमज़ोर होना। लेफ्ट फ्रंट लंबे समय तक मजदूर राजनीति और ट्रेड यूनियन की ताकत पर खड़ा रहा, लेकिन समय के साथ लेफ्ट कमज़ोर होती गई। उस खाली जगह को पहले तृणमूल कांग्रेस ने भरा, फिर बीजेपी ने खुद को सबसे बड़े विपक्ष के रूप में पेश किया। जहां जहां मुस्लिम डोमिनेशन हुआ, हिंदुओं को लगा कि हमारी जमीन पे कब्जा की जाए। आप देखें ना कैसे जगह खाली हो रही है सारे के सारे। ममता ने तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कर लिए थे जो निकाले जा रहे थे वहां से लोग। आपने देखा क्या क्या कर रखा था उन्होंने, और उसको डिनाई भी करते। तो जहां भी मुस्लिम लगा कि जहां पर जो उत्तर भारत में हो रहा है, मुस्लिम को जो है मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, उनके लाभ बदले जा रहे हैं, मुस्लिम अब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल में जीत गए ना,
अब उसका एनालिसिस होगा, डीपर एनालिसिस होगा, क्यों जीते, कैसे हुए, 80% हिंदुओं ने वोट दिया या 10% मुसलमान भी शिफ्ट हो गए, ये देखने वाली बात है। पर हिंदुत्व इसलिए वहां पर बड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुत्व जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, मुस्लिम डोमिनेशन कम हो रहा है, दे कांट डिसाइड कि कौन रूल करेगा। तो हमारे यहाँ भी मुस्लिम कैसे डिसाइड करेंगे कि वही रूल करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बंगाल की सामाजिक लड़ाई वर्ग बनाम उद्योग। जी हाँ, बंगाल की राजनीति को समझने के लिए उसके सामाजिक ढांचे को समझना ज़रूरी है। आज़ादी के बाद बड़े उद्योगपति वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आया, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती और दूसरे कारोबारी समुदाय ने व्यापार पर मजबूत पकड़ बनाई, जबकि बंगाली समाज का बड़ा हिस्सा शिक्षा, सरकारी नौकरी और मजदूर वर्ग में रहा। यहीं से वर्ग संघर्ष की राजनीति शुरू हुई। ट्रेड यूनियन मजबूत हुई, कम्युनिस्ट राजनीति बढ़ी और बंगाल लंबे समय तक वामपंथ का गढ़ बना रहा। फिर क्यों बदला बंगाल? जी हाँ, धीरे धीरे उद्योग कम होने लगे, बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं का पलायन शुरू हुआ। इसी दौरान बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने लगा। राम मंदिर आंदोलन ने हिंदी भाषी वर्ग को बीजेपी से जोड़ा, फिर तृणमूल विरोधी वोट बीजेपी की तरफ जाने लगे और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने बीजेपी को बंगाली चेहरा दे दिया। ये बात यह है कि टू लिटर टू लेट, उसे किया, कोशिश की पहले जाकर, टू लेट, उसके अंदर एक इमेज बन जाती है आपकी, उसको सुधारने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद देखो, जैसे सयानी घोष बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट प्रचारक थी, सबसे ज्यादा रश उसको मिलते थे, वो भी अपने गाने में कह रही थी, काबा मेरे सीने में, मेरे जीने में, ऐसा कुछ गाना गा रहे थे, उसका बड़ा वायरल हुआ था वो गाना। तो उस गाने को बीजेपी वालों ने बहुत यूज किया, इतना यूज किया कि देखो कह रही है बार बार, जो काबा है जो मेरे सीने में है, मेरे दिन में है, कबीला में। तो जो प्रचार करने को, उनको जो प्रचार करने की स्ट्रेटजी थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दोबारा से मुसलमान प्री अपीजमेंट दिखाई दिया, उनको सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में दिखाई दिया। वो उस तरह से उसको दूर नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि मुसलमान तो रिटेन करने ही चाहिए थे। मुसलमान को रिटेन करने के चक्कर में जो हिंदुत्व का वो बना रही थी, वो टोटल खो बैठी, क्योंकि बाकी लोग जो है अटैक कर लेंगे हिंदुत्व के ऊपर। राम नहीं चलेगा, श्रीराम, भाई श्रीराम नहीं चलेगा, ये कहने की जरूरत क्या है कि श्रीराम तो एक हाउस होल्ड नेम बन गया। तो प्रो हिंदू होते हुए भी वो अपने आप को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट करने में बीजेपी वाले उनको पुश कर गए। तो इसलिए जो डायल्यूशन हुआ उसकी सेकुलरिज्म के अंदर, पर सबसे बड़ा कारण वही रहा कि जो वहां पर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को लगा कि सेफ नहीं है। लोग लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, जितनी महिलाएं उसके साथ ही, मेरे को हैरानी कि महिला हार कैसे गई, मेरे को लगता नहीं था कि इतनी बुरी हार होगी, लगता था कांटे की टक्कर होगी, परंतु महिला और मुस्लिम दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें लगता है कि मुस्लिम भी बटा है वहां पर और महिलाएं भी बटी हैं, जिसकी वजह से हारे। और महिलाएं इसलिए बटी होंगी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई थी। जो आरजी कार हॉस्पिटल का किस्सा है, लोग शायद उसको भुला नहीं पाए, उसकी वजह से बड़ा परिवर्तन। कैलकाटा सिटी जहां बिल्कुल टोटल गढ़ था उनका, वहां से सफाया हो गया उसका, खुद हार गई। भवानीपुर से चीफ मिनिस्टर का हारना इतने 15,000 वोटों से कम नहीं है। वो चाहे कुछ कहते हैं बेईमानी हुई है, कोई कहते हैं SIR की वजह से हुआ है, उसके अलग इंटरप्रिटेशन है। हार तो हार है आपकी। लेकिन क्या सिर्फ हिंदुत्व से जीता जा सकता है बंगाल? यही सबसे बड़ा सवाल होता है। जी, अगर बंगाल आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है तो फिर लाखों लोग इलाज, पढ़ाई और रोज़गार के लिए कोलकाता क्यों आते हैं? बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मरीज पश्चिम बंगाल इलाज कराने आते रहे हैं। कोलकाता आज भी पूर्वी भारत का बड़ा हेल्थ हब माना जाता है। यानी बंगाल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि संघर्ष के बीच भी अपनी जगह बनाए हुए है। नैनो प्रोजेक्ट का सच क्या था? बीजेपी और तृणमूल दोनों आज नैनो को अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। एक पक्ष कहता है कि आंदोलन ने उद्योग भगा दिया, दूसरा पक्ष कहता है कि किसानों की ज़मीन बचाई गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि गुजरात ले जाने के बाद भी नैनो परियोजना आखिर क्यों सफल नहीं हो सकी? जी हाँ, 2018 तक नैनो उत्पादन लगभग बंद हो चुका था। तो क्या सिर्फ बंगाल को दोष देना सही है? बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ चुनाव नहीं रही। आज बंगाल की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम तृणमूल नहीं है। ये लड़ाई पहचान की है, रोजगार की है, उद्योग की है, धर्म की है और सत्ता की राजनीति की है।
और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। एक ऐसा नेता जो कभी ममता बनर्जी की ताकत था, आज बीजेपी की रणनीति का केंद्र है। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। तो सवाल है, बंगाल की राजनीति हमें ये सिखाती है कि राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। जो नेता कभी टाटा विरोध का चेहरा था, आज उद्योग और बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। जो बंगाल कभी वामपंथ का किला था, वो आज हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या बीजेपी बंगाल की आत्मा को पूरी तरह बदल पाएगी या बंगाल फिर किसी नए राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाली राजनीतिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।